नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात गजा में जारी नरसंहार और इस पर सवाल उठाने वालों को निशाना बनाते अमेरिका की। हद तो यह है कि अमेरिका ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक को निशाना बना दिया है। ताज़ा खबर यह है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की विशेष प्रतिनिधि फ्रांसिस्का अल्बानीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो क्या अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप बड़े मुश्किलों से बने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को नष्ट करने में जुटे हैं? क्या ये दुनिया को एक बार फिर उसी हालत में लौटाना चाहते हैं जहां वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय थी? दुनिया को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब, पर पहले बात कर लेते हैं गजा में जारी नरसंहार की। कुछ तस्वीरें तो आपके सामने हैं, आप इनसे भी अंदाज़ा लगाइए कि कैसे कोई हंसता खेलता शहर इस तरह मलबे में तब्दील हो सकता है। और कुछ तस्वीरें आप इधर देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि दरअसल वहाँ की ज़िंदगी कैसी हो गई है और लोगों का क्या हाल है। इन छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए। और सबसे जो ताज़ा खबर है, दिल दहला देने वाली खबर है, वो है 13 जुलाई को हुई बमबारी। मध्य गजा के नुसेरत शरणार्थी शिविर में पानी के एक टैंकर से पानी भरने गए 6 बच्चों पर बमबारी हुई, वे मर गए। 17 घायल हैं। सोचिए, पानी लेने गए थे और उनको निशाना बना दिया गया। इजराइल ने कह दिया कि निशाना चूक गया, लेकिन ऐसी ही न जाने कितनी चूकें, कितने चूके हुए निशानों से पूरा गजा मलबे में तब्दील हो चुका है। ये युद्ध 7 अक्टूबर को शुरू हुआ जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके जवाब में इजराइल ने बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की, बिना इस बात की परवाह किए कि निर्दोष नागरिक, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब इसके जद में आएंगे, मारे जाएंगे। और अभी का जो आंकड़ा है अब तक का, वो आप ये गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है जो उन्होंने जुलाई में जारी किया है। अब तक 54,607 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 1,25,341 लोग घायल हैं। ये तो जो लोग सीधे प्रभावित हुए हैं, लेकिन उसके अलावा आप जानते हैं कि खेती कितनी मुश्किल है अरब के इलाके में। वहाँ पर 80% से अधिक जो कृषि भूमि है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, बर्बाद है, एक तरह से बारूद बिछी हुई है। और 83% जो कुएं हैं, जो खेती के काम के लिए पानी संचित किया जाता है, वहाँ पर निष्क्रिय हो गए हैं। उन कुओं में अब पानी नहीं है। भूखमरी और कुपोषण जिससे बच्चे बुरी तरह से झेल रहे हैं, वो दोगुना हो गया है। 17 लाख से अधिक लोग विस्थापित हैं। और जो UNRWA है, यानी यूनाइटेड नेशन का जो रिहेबिलिटेशन या पुनर्वास का कार्यक्रम है, उसमें लोग उसके आश्रय स्थलों में रह रहे हैं। आपने बहुत सी तस्वीरें इस तरह की देखी होंगी। तो 19 महीनों में जो कुछ फिलिस्तीन में हुआ या हो रहा है, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। ख़ास तौर पर जब से संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अपना काम कर रही हैं या वजूद में आई हैं। इजराइल द्वारा सहायता आपूर्ति पर प्रतिबंधों ने स्थिति को और ख़राब किया है, जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, यानी जो मानवाधिकार पर नज़र रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने नरसंहार का सबूत कहा। यानी जो लोग फिलिस्तीन के परेशान हाल लोगों के लिए दवाइयाँ, अनाज और तमाम चीज़ें लेकर जाते हैं, उनको भी रोका जा रहा है। इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। असलियत तो यही है। स्वतंत्रता यानी लिबर्टी के मूल मंत्र पर बने अमेरिका के लिए फिलिस्तीनियों की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। हद तो यह है कि उसने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी एक तरह से कहा जाए निशाना बनाया है। ख़ास तौर पर जो ताज़ा खबर है कि वहाँ की जो विशेष प्रतिनिधि हैं फ्रांसिस्का अल्बानीज, उन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हम अल्बानीज पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि प्रतिबंध की घोषणा के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा क्या है। मार्को रूबियो ने बाकायदा एक एक्स पर पोस्ट किया है और उसके बाद उसमें जानकारी दी है कि सैंक्शन लग गया है फ्रांसिस्का अल्बानीज पर, और साथ में उन्होंने
ये साफ कहा है कि एल्बनीज का अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो राजनीतिक और आर्थिक युद्ध है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी एल्बनीज इतनी पावरफुल हो गई हैं कि वो आर्थिक और राजनीतिक युद्ध अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कर पा रही हैं। क्या ऐसा संभव है? कौन है ये फ्रांसिस्का एल्बनीज? इनके बारे में आप अब जानिए। तस्वीर आपके सामने है। ये एक इतालवी नागरिक हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून की विशेषज्ञ हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब उसके आगे वो क्या है? वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जो विशेष प्रतिनिधि यानी स्पेशल रैपोर्टियर हैं। कहाँ? 1967 से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में उनका काम है कि मानवाधिकारों की स्थिति की निगरानी करें। ये जिम्मा उन्हें सौंपा गया है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से गजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को कवर करता है। यानी संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि की हैसियत से वो इस इलाके में ये कह रही हैं, देख रही हैं कि मानवाधिकार की स्थिति क्या है, रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। और उनका एक काम ये भी है कि वो संयुक्त राष्ट्र को पूरी जानकारी देने के साथ साथ सुझाव भी दें। वे चूंकि स्वतंत्र विशेषज्ञ हैं, इस नाते वो किसी देश के दबाव में नहीं है, ना अमेरिका, ना इजराइल और ना ही फिलिस्तीन या अरब देशों के दबाव में। वे 2022 से इस पद पर हैं और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। पहली महिला है जो फिलिस्तीन में मानवाधिकारों की स्थिति की निगरानी के लिए एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र की ओर से तैनात की गई हैं। उन्होंने गजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों की कड़ी आलोचना की है और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है या कहा है, जो बहुत चर्चित है इस समय, उनका वह वाक्य वो आप देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि इजराइल की कार्रवाइयां आधुनिक इतिहास के सबसे क्रूर नरसंहारों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि ये कह रही हैं कि इजराइल जो कार्रवाई गजा के इलाके में कर रहा है वो इतिहास के सबसे क्रूर नरसंहारों में से एक है। तो सीधी सी बात है कि वे नेतन्याहू को, या बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं, और उनके पीछे खड़े राष्ट्रपति ट्रंप को, अमेरिका के, उनको इस नरसंहार का दोषी भी ठहरा रही हैं, क्योंकि जो कुछ वहाँ हो रहा है उसके पीछे तो यही लोग हैं। जाहिर है फ्रांसिस्का एल्बनीज से नाराज़गी की वजह आपको समझ में आ गई होगी। फ्रांसिस्का एल्बनीज ने गजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों को लेकर कई बार आवाज़ उठाई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उन्होंने कहा है कि इजराइल लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC में इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों, कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनके इस रुख ने अमेरिका और इजराइल को काफ़ी नाराज़ कर दिया है और उनके खिलाफ जो प्रतिबंध घोषित हुआ है वो एक बड़ी वजह उसकी ये है। अब सवाल यह है कि बात उठी है यूनाइटेड नेशंस की। आखिर ये सब जो कुछ हो रहा है तो यूनाइटेड नेशन की प्रतिनिधि की हैसियत से ही तो एल्बनीज वहाँ पर हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था ताकि दुनिया को युद्ध न झेलना पड़े, लेकिन वो बुरी तरह फेल हुआ और दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध की आग से गुजरना पड़ा। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना। इसे बनाने में अमेरिका की भी भूमिका थी। ये ज़्यादा प्रभावी हुआ और लंबे समय तक इसे पूरे ग्रह की यानी पूरे पृथ्वी की सरकार की तरह देखा गया। संयुक्त राष्ट्र के एक जो अधिकारी हैं वो लोग इस कार्रवाई को बेहद असामान्य और विवादास्पद बता रहे हैं जो एल्बनीज के खिलाफ हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ भी लगता है कोई मायने नहीं रखता। ये जो प्रतिबंध है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कार्यकारी आदेश के तहत लगाया गया है जो फरवरी 2025 में जारी किया गया था, यानी जब वो राष्ट्रपति बने उसके बस महीने भर के अंदर। इस आदेश में ICC और उसके काम में सहायता करने वालों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। ICC यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के शहर हेग में है। इसने फ्रांसिस्का की रिपोर्ट्स पर कुछ बड़े अहम कदम उठाए हैं। तो सबसे बड़ा कदम क्या था?
आईसीसी, उसका सबसे बड़ा कदम यह था कि उसने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इन्हें युद्ध अपराधी और मानवता के खिलाफ काम करने का भी अपराधी बताया। यानी ये एक ऐसी बात है जो सीधे सीधे अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा झटका रहा है। हालांकि ये वारंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े देश के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का संकेत देते हैं, लेकिन इजरायल और अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए इन वारंटों का तत्काल प्रभाव सीमित है। फिर भी वैश्विक समुदाय में इजरायल की छवि तो प्रभावित करता ही है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी की स्थापना 2002 में हुई थी। 125 देश दुनिया के इसके सदस्य हैं। इसका काम युद्ध अपराधों, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करना है, दोषियों को सजा भी देना है। आईसीसी संयुक्त राष्ट्र संघ से स्वतंत्र है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसे कुछ मामलों में संदर्भित कर सकती है। 5 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश नंबर 14203 के आधार पर विदेश विभाग ने आईसीसी के 4 न्यायाधीशों पर सैंक्शन या प्रतिबंध लगा दिया। आईसीसी के इजरायल के प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करना अमेरिका के मुताबिक आईसीसी का राजनीतिक दुरुपयोग है। जाहिर है अमेरिका आईसीसी के फैसलों और इसके पीछे अल्बनीज की रिपोर्ट से सख्त नाराज है। चूंकि फ्रांसिस्का अल्बनीज की जो रिपोर्ट्स हैं उसको आईसीसी ने संज्ञान में लिया था और इसकी वजह से उनके खिलाफ भी ये नाराजगी ट्रंप की या अमेरिका की आप मान सकते हैं, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि जो लोग आईसीसी को मदद करेंगे उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेगा। तो अल्बनीज की आलोचनाओं को अमेरिका ने अपने और इजरायल के खिलाफ एक अभियान के रूप में देखा है। इन प्रतिबंधों से अल्बनीज की व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी पर असर पड़ सकता है, जैसे कि यात्रा प्रतिबंध या वित्तीय पाबंदियां। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों ने इसे खतरनाक मिसाल बताया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विशेषज्ञों की स्वायत्तता पर यह हमला है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने आईसीसी पर हमलों की निंदा की और अल्बनीज पर प्रतिबंधों को तुरंत हटाने की मांग की है। और अल्बनीज ने खुद कहा है कि वे गजा में नरसंहार को रोकने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप शायद भूल गए हैं कि खुद अमेरिका में भी फिलिस्तीन के पक्ष में और इजरायली बमबारी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें देखिए जहां अमेरिका में इजरायल का जो हमला है फिलिस्तीन पर, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। स्टॉप द जेनोसाइड इन गाजा सीधे सीधे नरसंहार बताया जा रहा है और ज्यूइश से सीज फायर नाउ, ये यहूदी लोगों का प्रदर्शन है जो इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं अमेरिका में। हमें यहूदियों और ज़ायनवादियों में फ़र्क करना चाहिए। बहुत से यहूदी ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी इजरायल की इस आक्रामकता का, फिलिस्तीन के खिलाफ जो उसका हमलावर रुख है उसका समर्थन नहीं किया, और इसमें दुनिया के महानतम वैज्ञानिक या विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन भी शामिल हैं। तो तमाम लोग अमेरिका में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर चुके हैं और कर रहे हैं। और भी देशों में प्रदर्शन हुए हैं और अमेरिका में ख़ास तौर पर विश्वविद्यालयों ने, विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया है। और इन कार्रवाइयों को जब रोकने की कोशिश हुई तो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन बताया गया। अमेरिका के अलावा यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया के कई देशों में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। पर सवाल यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ गजा के नरसंहार को क्यों नहीं रोक पा रहा है, और क्यों जब उसकी ही एक प्रतिनिधि के खिलाफ प्रतिबंध लगाया गया है तो वो कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की स्थिति को भी हमें समझना होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गजा में युद्ध विराम को लेकर कई प्रस्ताव पेश हुए। मार्च 2024 में एक प्रस्ताव पारित भी हुआ जिसमें तत्काल युद्ध विराम की बात कही गई थी। उस समय 14 देशों ने उसका समर्थन किया था, लेकिन अमेरिका ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। और ये बात इजरायल को थोड़ा ठीक नहीं लगी थी, क्योंकि वो ये चाहता था कि अमेरिका उसके खिलाफ मतदान करे। बहरहाल सत्ता बदल गई और अब पूरी तरह से राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। ख़ास तौर पर
राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी एक स्थिति ही बदल दी है और ईरान के साथ जो अभी युद्ध हुआ, आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने खुद बमबारी की। आखिर में 2025 में एक स्थायी युद्ध विराम की मांग करने वाला प्रस्ताव अमेरिका के वीटो के कारण ही विफल हुआ। जाहिर है सुरक्षा परिषद में एक विभाजन नजर आ रहा है। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि इजरायल की युद्ध नीतियां नरसंहार के लक्षणों से मेल खाती है, जिसमें नागरिकों की हत्या, भूख को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना और जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों को मुहैया न कराना शामिल है। दिसंबर 2024 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में कहा कि इजरायल नरसंहार कर रहा है, जिसमें हत्याएं, गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान और जीवन के लिए आवश्यक जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी कमी शामिल है। दक्षिण अफ्रीका ने दिसंबर 2023 में ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो इंटरनेशनल जो अपराध न्यायालय है उससे अलग है और हिस्सा है संयुक्त राष्ट्र का, वहाँ पर नरसंहार का मुकदमा दायर किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जनवरी 2024 में एक अंतरिम आदेश जारी किया जिसमें इजरायल को नरसंहार रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया। अप्रैल 2025 में ICJ ने अतिरिक्त अंतरिम उपायों के आदेश दिए जिसमें इजरायल को राफा में सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल रोकने का आदेश दिया गया। हालांकि ये भी सही है कि इजरायल ने इन आदेशों को पूरी तरह से नहीं माना। अब सवाल यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के इतने बार कहने के बावजूद असर क्यों नहीं पड़ता। तो एक बड़ा कारण है अमेरिका। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में कई प्रस्तावों पर वीटो लगा दिया जिससे बाध्यकारी कार्रवाइयां रुक गईं। जैसे जून 2025 में अमेरिका ने एक प्रस्ताव पर वीटो लगाया जो तत्काल, अनंतिम और स्थायी युद्ध विराम की मांग करता था, जबकि 14 अन्य सदस्यों ने समर्थन किया। नवंबर 2024 में अमेरिका ने एक बार और प्रस्ताव पर वीटो लगाया था, चौथा ऐसा वीटो था। अब ICJ के आदेश बाध्यकारी हैं लेकिन उनका पालन कराने का कोई तंत्र नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इन आदेशों को लागू कर सकती है लेकिन अमेरिका के समर्थन यानी इजरायल को दिए गए समर्थन या उसके वीटो के कारण ये सब संभव नहीं हो पाता है। अब जाहिर है अमेरिका जिस तरीके से काम कर रहा है उसमें साफ साफ संयुक्त राष्ट्र संघ की अवमानना शामिल है। सवाल है कि अगर दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र खुद को कहने वाला अमेरिका ही संयुक्त राष्ट्र संघ या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सम्मान नहीं करेगा तो इस ग्रह को, इस धरती को युद्धों और अराजकता से कौन बचा सकता है। धरती पर जंगल का कानून चलाने का मतलब है कि मनुष्य ने सभ्यता के नाम पर जो कुछ भी अर्जित किया है उसे वो गंवा देगा। अफसोस कि अमेरिका की भंगिमा और भाव सभ्यता के सफर के आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.